दोस्तों नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में संसदीय चुनावी राजनीतिक व्यवस्था की साख कल के चुनाव परिणाम पर जाकर क्या वाकई टिक गई है? इस देश ने बहुत चुनाव देखे और चुनाव के बाद रिजल्ट के दिन को बखूबी हर राजनीतिक दलों की धड़कनों को बढ़ते हुए देखा और महसूस किया है। लेकिन कल यानी 4 जून का दिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सवाल यह नहीं है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम कल आ रहे हैं। सवाल यह है कि उस परिणामों को लेकर भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इस देश में सत्ता और सरकारों की साख, इस देश में संविधान और लोकतंत्र को लेकर उठते हुए सवाल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में रिजल्ट सरकार का है या रिजल्ट जनता का है। यह मोटी लकीर इससे पहले भारत की किसी भी चुनाव के वक्त की राजनीति में खींची नहीं गई। और शायद यही वो वजह है जिसमें इस देश के तमाम संस्थानों के साथ साथ अब मीडिया की साख यानी उसकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। इस देश के भीतर चुनाव आयोग को लेकर उठते हुए सवाल कोई थमे नहीं है। आज चुनाव आयोग ने 1 घंटे बैठकर सफाई देनी चाहिए, लेकिन एक सच हर कोई जानता है कि दरअसल इस देश में सिर्फ 28% लोग हैं जो चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, यानी 72% की राय चुनाव आयोग के अनुकूल नहीं है। और यह डाटा किसी और ने नहीं बल्कि देश की सरकारी संस्थान के सर्वे में निकल कर आया जिसको CSDS ने किया। तो इस देश में नौकरशाही हाशिए पर नहीं बल्कि उसकी साख का सवाल, इस देश के भीतर में अदालतों को लेकर साख का सवाल, इस देश के भीतर में सरकार के निर्णयों को लेकर साख का सवाल। और ऐसे में फोर्थ पिलर मीडिया भी अब वो कटघरे में आकर पूरे तरीके से खड़ा है और खड़े होने के बाद संयोग से उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी कल के परिणामों पर जाकर टिक गई है। लेकिन बात यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी एग्जिट पोल में इतनी बड़ी तादाद में अगर सत्ता पक्ष को जीत मिल रही होती है तो विपक्ष निराश रहता है, वो कहता है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज माहौल बिल्कुल दूसरा है। इंडिया गठबंधन जिसको एग्जिट पोल में हाशिए पर ढकेल दिया गया, ये कहते हुए कि वह 100, 125, 150 सीट के आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उसने तैयारी कर ली है जश्न की। और जगह जगह यानी हर राज्य के हर पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में बकायदा जश्न की तैयारी है। जश्न की इस तैयारी का नजारा दिल्ली में भी 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के दफ्तर पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह हो चली है कि इस चुनाव को माना यही गया कि यह जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है तो जीत जनता की होगी। यही परसेप्शन, यही नैरेटिव लगातार इंडिया गठबंधन ने दिया। उसके अक्स तले दूसरा सच यह भी निकल कर आया कि तीसरी बार पहले 2 जीत के मुकाबले कहीं बड़ी ताकत के साथ मोदी सरकार सत्ता में लौट रही है। सवाल 2 बहुत साफ है। पहला सवाल, कल का रिजल्ट इस देश के भीतर में क्या इस देश के तमाम राजनीतिक दलों की अपनी राजनीतिक जमीन को हिला डालेगा? क्योंकि परिणाम इस तरफ का हो या परिणाम उस तरफ का हो, भारत की राजनीति में यह रिजल्ट एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो चला है जहां पर इस देश के क्षत्रपों की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी, फैसला इसका भी होना है। फैसला इसका भी होना है कि कांग्रेस अपने ऐतिहासिक तौर पर लगातार तीसरे चुनाव में ऐसी परिस्थिति में आ सकती है, यह किसी ने सोचा होगा नहीं। फैसला इस बात का भी होना है जो बीजेपी और आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया तले दबती चली गई, और पार्टी संगठन हो या स्वयंसेवकों का पूरा कतार ही क्यों ना हो, सब कुछ इस दौर में गायब हो गया। यानी एक व्यक्ति के तहत पूरी पॉलिटिकल पार्टी और उसका अपना सामाजिक संगठन चलता हुआ नजर आया। और अगर उसकी हार होती है तो राजनीतिक तौर पर भारत की राजनीति में इससे बुरी गत कभी किसी राजनीतिक दल की हुई नहीं होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ साख का नहीं, बीते 10 बरस के तौर तरीकों का है। और उस तौर तरीकों के बाद इस देश के लोकतंत्र और संविधान को उठते हुए सवालों को लेकर है। तो क्या वाकई कल जश्न की तैयारी राजनीतिक दलों की नहीं
बल्कि जनता की तैयारी है। और जनता के साथ राजनीतिक दलों ने खुद को आत्मसात कर लिया है। और अगर चुनाव परिणाम सत्ता अनुकूल रहते हैं, यानी बीजेपी के अनुकूल रहते हैं, तो दूसरी तरफ जो जश्न की तैयारी है उसके भीतर क्या सेंध लग जाएगी या एक नई राजनीति इस देश में खड़ी हो जाएगी, इसके कई मायने और मतलब हैं। अगर एक एक परिस्थिति को समझना शुरू कीजिए तो आज शुरुआत तो चुनाव आयोग से करेंगे। भारत की राजनीति में यह पहला मौका है जब चुनाव के वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को वापस बुलाया नहीं गया है, यानी चुनाव के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है उन राज्यों में जहां पर चुनाव आयोग को भी लगता है कि शायद रिजल्ट के बाद की परिस्थिति इस देश के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा उबाल पैदा कर सकती है। बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है, उत्तर प्रदेश में पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है, महाराष्ट्र में पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है, आंध्र प्रदेश में जहां विधानसभा में भी सत्ता परिवर्तन देखा जा रहा है वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है, मणिपुर जहां पर कई बार सवाल यह उठे कि सुरक्षा के दायरे में मणिपुर कब सांस ले पाएगा, वह उस दौर के सवाल थे। लेकिन इस दौर में चुनाव के बाद की परिस्थितियों में भी पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है और इसका जिक्र खुद मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। ये तो हम नहीं समझते पोस्ट पोल वायलेंस होगी, लेकिन अगर होती है तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और हमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार और ये इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो तैयार रहेंगे और कोशिश करके उसको रोकेंगे भी। यह सवाल कोई भी कर सकता है कि आखिर चुनाव आयोग को ऐसा क्यों लग रहा है, और चुनाव आयोग चुनाव के वक्त में बिल्कुल अपने तरीके से प्रशासन को देखता समझता है। तो क्या इस दौर में होम मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट है जहां पर इंडिया हार मान नहीं रहा है? इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम नेता और तमाम पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक तौर पर यह मानने को तैयार नहीं है कि इस देश का रिजल्ट उनके खिलाफ जा भी सकता है, क्योंकि लगातार वो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव हमने नहीं, हमारे लिए जनता ने लड़ा है। तो क्या इस चुनाव में जनता हार रही है और पहली बार राजनीति और जनता के बीच, यानी विपक्ष की राजनीति और जनता के बीच एक तालमेल की परिस्थिति है? और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें बहुमत के आश्रय सत्ता तक पहुंचने का रास्ता इस परिणामों के आश्रय इंडिया मान चुका है कि उसके अनुकूल होगा। क्योंकि कोई भी छत्रप जो इस दौर में अलग थलग है, उसमें दो नाम हम लगातार लेते हैं, एक जगन रेड्डी का, एक नवीन पटनायक का। दोनों की राजनीतिक सत्ता डामाडोल इस दौर में बीजेपी ने की है। तो वो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में बीजेपी के साथ जा नहीं सकते हैं, और यही वो वजह है जहां पर बहुमत का रास्ता छत्रपों के आश्रय क्या इंडिया गठबंधन बना रहा है। और आज ही उसने कहना शुरू भी कर दिया कि दरअसल हमारा संवाद, हमारी बातचीत लगातार छत्रपों से हो रही है। अब सवाल है कि दूसरी तरफ 400 पार का नारा लगाते लगाते इंडिया गठबंधन और उसकी हर पार्टी और हर नेता जिस अंदाज में कह रहा है कि जो कुछ होने वाला है उसमें हमारी ही सरकार बनेगी, तो क्या यह सिर्फ कुछ हवाई बातें हैं, या इसका एक आधार यह भी है कि राजनीतिक तौर पर चुनाव परिणामों को लेकर अलग अलग चुनावों में हर वक्त यह बात गूंजती रहती है कि उसको प्रभावित करने की दिशा में कहीं ना कहीं सरकार सक्रिय तो नहीं हो जाती है। और यह सवाल 2024 के चुनाव में इसलिए बड़ा है क्योंकि एग्जिट पोल हो या तमाम सर्वे हो, उसने एक बात तो बता दी है कि इस देश की 75 लोकसभा की सीटें फंसी हुई है। और इस फंसी हुई सीटों का मतलब बार बार यही होता है कि वो इधर से उधर डिगाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच अगला सवाल कोई भी पूछेगा
कि क्या वाकई जश्न की तैयारी का अंदाज हर मुख्यालय के भीतर सिर्फ इसलिए है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंद रखना चाहती है, या फिर सवाल यह है कि पहली बार जनता को साथ जोड़ने के लिए, यानी जो जनता चुनाव में वोटिंग के वक्त अपनी लड़ाई लड़ रही थी, अब चुनाव परिणामों के वक्त भी वह राजनीतिक दलों के साथ आकर खड़ी हो जाए और महसूस करे कि इस देश के भीतर में राजनीति कैसे बदलनी है या मौजूदा राजनीति ने क्या कुछ कर दिया है। इन दो परिस्थितियों के भीतर आज दिल्ली में 24 अकबर रोड, कांग्रेस का हेडक्वार्टर, वहां पर पिछले चुनाव को याद कीजिएगा तो ऐसा नजारा कुछ भी नहीं था जो नजारा अभी आप देखेंगे। उस समय ना तो टेंट लगे थे, ना कनात लगे थे, ना एसी लगा था, ना कूलर लगा था। मैदान में सब कुछ इस दौर में मौजूद हो चला है। और इन सब के बीच सोनिया गांधी अब यह कहने से चूक नहीं रही है, जो दिखाया गया एग्जिट पोल उसके उलट परिणाम आएगा। Madam, what is the expectation of tomorrow result? We have to wait, just wait and see. Hopeful you are to form the government, ma'am. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. Thank you so much. तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का यह नजारा 2024 के चुनाव परिणाम के दिन पहली बार है। यानी 2014 याद कीजिए या 2019 याद कीजिए, इस तरीके से टेंट कनात लगे नहीं थे, इस तरीके से वहां पर कूलर और एसी लगे नहीं थे। जो व्यवस्था हो रही है उसमें खान पान की भी पूरी व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में व्यवस्था यह भी की गई है कि कल 24 घंटे जो चुनावी सेल है वो जागता रहेगा। जागने का मतलब यह है कि वकीलों की मौजूदगी उस चुनावी सेल में होगी। कहीं से कोई मुश्किल हालात होते हैं तो वकील तुरंत मूव कर जाएंगे। और यह कमोवेश हर राजनीतिक दल ने व्यवस्था की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी उस वार रूम के साथ जुड़ गए हैं, जहां पर व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था में वहां पर वकीलों की टीम होगी। और यह स्थिति पटना में है, भोपाल में है, मुंबई के भीतर में है, रांची के भीतर है। तमाम जगहों पर इस तरह की व्यवस्था बाखूबी की गई है। तो क्या वाकई कल रिजल्ट के दिन की परिस्थितियों में किसी तरह की शंका है? दरअसल शंका और आशंका का सवाल नहीं है। सवाल इस दौर में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर है। और चुनाव आयोग की भूमिका आज 1 घंटे तक जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करती रही, उसमें आखिरी सवाल उनसे यही पूछा गया कि आप तमाम बातों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन यह तो बता दीजिए कि आखिर चुनाव आयोग जिस परसेंटेज को बता रहा था कि इतनी वोटिंग हुई, उसको देने में देरी क्यों हो रही थी? और अगर देरी हो रही थी तो अंतर इतना व्यापक क्यों था? और अगर अंतर इतना व्यापक था तो उसमें अलग अलग दिनों का अंतर क्यों आ रहा था? आखिर कितना वक्त लगता है, यह आप पहले से तय कर लेते और उसको तय करने के बाद उसी हिसाब से जानकारी देते। और इस परिस्थिति में लगातार अगर चुनाव आयोग की स्थिति को सामने रखकर इस पूरे चुनाव को परखेंगे तो पहली बार यह भी नजारा आया कि 10,000 करोड़ से ज्यादा जो नोट हैं, जो गहने हैं, जो शराब की बोतलें रही होंगी, उन तमाम चीजों को जब्त किया गया। और उसकी कीमत 10,000 करोड़ से ज्यादा। इतनी ज्यादा संपत्ति इससे पहले कभी चुनाव के वक्त में अलग अलग तरीके से जब्त की नहीं गई थी। सब कुछ सामने था। इसे उपलब्धि बताया जाए या भारत की राजनीति के भीतर के उस सच को बताया जाए जिस सच को लगातार इस दौर में छुपा लिया जाता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या वाकई कल रिजल्ट के दिन को लेकर भी शंका आशंका के बीच विपक्ष या इंडिया यह मानकर चल रहा है कि उसे हराने के प्रयास
वोटिंग के बाद होंगे, यानी वोटिंग का असर नहीं बल्कि वोटिंग के बाद की परिस्थितियों में भी हराने का असर नजर आने लगेगा। इसीलिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जो सिविल लिबर्टीज से जुड़े हुए लोग हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी ने भी मिलकर एक कमेटी बनाई है जो कि अलग अलग बूथ पर मौजूद रहेंगे और वहां से उनके टेलीफोन संपर्क में वकीलों की टीम रहेगी, मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए लोग रहेंगे। ये तमाम चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो क्या चुनाव आयोग फेल हो गया है? यह सवाल आज उस सवाल के साथ जुड़ा है जहां पर वोट के परसेंटेज का जिक्र है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त से आज यही सवाल पूछा गया और बड़ी हैरत की बात यह भी है कि आज और कल दोनों दिनों तक 7वें चरण की वोटिंग का परसेंटेज आ नहीं पाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि पूरा एग्जिट पोल हो गया लेकिन 7वें चरण में वोटिंग कितनी हुई है यह इस देश को नहीं पता है। और इस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी कि हमें कम से कम 4 दिन लगते हैं। 4 दिन का मतलब यह है कि 1 तारीख को वोटिंग हुई तो 5वीं तारीख को आएगा। दूसरा सवाल यह था, अगर 4 दिन लगते हैं तो अलग अलग चरण में अलग अलग दिन वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग ने क्यों दिए? तो इसका मतलब चुनाव आयोग का सिस्टम या इस दौर में पूरे प्रोसेस को प्रभावित करने वाली जिन स्थितियों को लगातार इंडिया गठबंधन आवाज के तौर पर उठाता रहा और चुनाव आयोग में और उसके दरवाजे को खटखटाता रहा, वो सारी चीजें सही थी क्या? हमें लगता है कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के इस जवाब को सुनना चाहिए। इत्मीनान से सुनिए और समझिए वो क्या कह रहे हैं। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज 3rd है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। रीपोल हो रहा है आज। पहले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि किसी तरह से वोटिंग मशीन को अंदर जमा कर दो, ऐसा ना हो ये गायब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कैंडिडेट के सामने सबसे पहले उसको स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं। 6 बजे जो चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। उसके बाद डाटा भरना शुरू करते हैं। उस दिन पता लगता है कि 2nd डे है, वो 3rd तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा देते? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की तो कोशिश करिए। ये अफवाहें हैं। पहली फेज का जरूर वोटर टर्नआउट ऐप का डाटा, जबकि मिनट असेंबली और पार्लियामेंट वाइज अवेलेबल था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने 2nd डे रिपोर्ट किया है 64%। सो थैंक यू वेरी मच। क्या समझे आप? 7वें चरण में 4 दिन लगेंगे और 4 दिन ही हर चरण में तमाम वोटों को इकट्ठा करके बताने में लग जाते हैं। कोई भी सवाल करेगा कि पहले चरण में 11 दिन क्यों लगे। कोई भी सवाल करेगा तीसरे चरण में 3 दिन क्यों लगे। कोई भी सवाल करेगा 5वें चरण में 2 दिन क्यों लगे। और 7वें चरण को लेकर जो सफाई वो दे रहे थे और पहले चरण में जो 11 दिन लगे, इन सारी चीजों को मिलाइएगा तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल सामने होंगे। लेकिन बावजूद इसका मतलब बहुत साफ है कि जो दिखाया और बताया जा रहा है उससे हटकर इस देश की राजनीति सत्ता की खातिर लोकसभा चुनाव या चुनावी प्रक्रिया से कहीं आगे निकलने का प्रयास लगातार कर रही है कि सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए। और इसीलिए इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम नेताओं ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने यह तय किया कि अपनी अपनी जगह पर ना सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर में बैठकर टेलीविजन पर चुनाव परिणाम देखेंगे, बल्कि अपने अपने पार्टी दफ्तर के हेडक्वार्टर में पहुंचकर और संपर्क अलग अलग जहां काउंटिंग सेंटर्स हैं उनसे संपर्क साधकर इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। और हर राजनीतिक दल ने यह व्यवस्था की अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कि कोई भी जानकारी अगर आती है तो उसकी वीडियो बनाइए और भेज डालिए। यानी यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है,
ये भारत की राजनीति में उस लोकतंत्र की साख के सवाल से जुड़ गया है जहां पर वोटिंग के बाद भी चुनाव को लेकर और उसके परिणामों को लेकर कहीं भी पारदर्शिता नजर इस देश के भीतर विपक्ष को दिखाई दे नहीं रही है। और शायद इससे बड़ी त्रासदी किसी भी लोकतांत्रिक देश के भीतर हो नहीं सकती है जो है। और इसीलिए जश्न की तैयारी अगर इंडिया कर रहा है ये कहते हुए कि हम 295 सीट जीत जाएंगे, और दूसरी तरफ सत्ता कह रही है कि हम 400 सीट जीतेंगे और पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, इन दो परिस्थितियों के भीतर का अनूठा सच यह है कि इसमें पहली बार मीडिया की एंट्री हो गई, एग्जिट पोल की एंट्री हो गई। यानी जिस फोर्थ स्टेट का काम सरकार और सत्ता पर निगरानी रखते हुए सवालों को पूछने का था, अब वो भी सत्ता और सरकार के साथ अगर खड़ी है तो राजनीतिक तौर पर इसके बाद वो कौन सी आंखें होंगी जिसके आश्रय इस देश की जनता समझ पाएगी कि देश में हो क्या रहा है। ये तो भला मनाइए कि इस देश के भीतर में अभी भी अलग अलग तरीके से यूट्यूब मौजूद है, हालांकि यह मौजूदगी आपको फेसबुक में दिखाई नहीं देगी। यानी सोशल मीडिया के भीतर की मौजूदगी में यूट्यूब इसलिए मौजूद है और उसके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान इसलिए हो रहा है क्योंकि यूट्यूब कंपनी अमेरिका से चलती है और फेसबुक की कंपनी जुकरबर्ग की बड़ी क्लियर राय है कि जहां पर जो सरकार है उसके हिसाब से या उसके साथ समझौता करके ही वो चला सकते हैं। लेकिन यह स्थिति सुंदर पिचई के साथ नहीं आई। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि सरकार के साथ खड़े होकर कैसे अपने यूट्यूब को चलाएंगे, और शायद यही वो वजह है कि इसके बाद की परिस्थितियों में भारत जैसे देश के भीतर यह सवाल हो जाएगा कि एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरे तरीके से सरकार के साथ आकर खड़ा हो गया और होते होते बात चुनाव के दिन और वहां पर एग्जिट पोल तक आ गई, और यह माना जाने लगा कि एग्जिट पोल भी कहीं चुनाव में हथियार तो नहीं है जीतने का। और यही वो सवाल है कि अगर सूचनाओं के तंत्र को बंद कर दिया जाए तो जनता तक कौन सी आवाज पहुंचेगी, और जो आवाज पहुंचेगी वो सत्ता के लिए ही आवाज होगी और उसी की आवाज होगी, उससे हटकर कौन सी आवाज होगी। और इसीलिए परिणामों के दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहा कि वह घर में नहीं बल्कि सड़क पे रहें, पार्टी हेडक्वार्टर में रहें, जहां जहां काउंटिंग सेंटर है वहां मौजूद रहे, और उस जश्न के साथ उस जीत की तैयारी कर लें कि यह जनता की जीत होगी। और शायद यही बात इस दौर में दिल्ली के कानों में खनक रही है और उसकी धड़कनों को बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।